आरोप लगा था आपके भाई पे। हमारा इसमें नहीं, मेरा सवाल इसमें ये आप है। सवाल कर लिए, हम इस सवाल का कोई जवाब नहीं। ऐसा कुछ बन गया, मुझे तो डर लगता था कि तू कहीं क्रिमिनल ना बन जाए आगे जाकर। मैं इतना बदमाश था। तो अभी हम आपको एक राउंड थोड़ा सा दिखाते हैं तो इनका घर कैसा है, आइए। जुबिन नौटियाल खेती भी करते हैं, तो ये इनका छोटा सा खेत है, आप देखिए। पहाड़ों में अगर वो चीज़ें पहुँचे तो मुझे लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इस वक्त हमारे साथ है अभी ऑस्ट्रेलिया से आई, कॉमनवेल्थ में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं बबीता फोगाट। इनसे हम बात करेंगे और से इन्होंने ये सक्सेस हासिल किया। थोड़ा सा मतलब गोल्ड से कैसे चूक गई, ये भी एक कहानी इनसे सुन। आज हम मास कम्युनिकेशन इस करियर को लेकर बात करेंगे, और क्योंकि आप सभी बच्चे मास कॉम यहाँ पर कर रहे हैं, और जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे अपना वही 12 साल पहले वाला जो मेरा कॉलेज था, मुझे बिल्कुल वही याद आ रहा है। ऐसे यूनिफॉर्म में हम भी रहा करते थे, सपने देखते थे मीडिया में काम करने के। और तब मुझे नहीं पता था कि जो जर्नी थी वो 2013 में मैंने मास कम्युनिकेशन कर लिया था। मैंने एक देहरादून के कॉलेज से यानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। तब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मीडिया में कुछ करियर बनाना है, और मुझे एक्चुअली आईपीएस बनना था। और जब मेरी 12th हुई तो 12th के बाद मुझे जो सजेशंस आए आसपास के लोगों ने, हाइट थोड़ी ठीक ठाक थी, किसी ने कहा एयर हॉस्टेस का कोर्स कर लो, लेकिन मेरे पापा आर्मी से ही हैं तो थोड़ा सा वो था कि कुछ करना है देश के लिए, तो एक सेवा भाव वो रहता ही है मेरे फैमिली में थोड़ा सा। मम्मी का थोड़ा सा ये था, वो सीरियल्स बहुत देखती है, उनका था कुछ सीरियल में आप करो। सिस्टर है मेरी, उनका था कि कुछ मास कम्युनिकेशन कर लो और फिल्म डायरेक्शन ये सब कर लेना। लेकिन इस बीच किसी ने कहा कि हमें सोशल वर्क तो हम मास कॉम से भी कर सकते हैं। जो मतलब मैं अपना इंटरेस्ट बता रही हूँ कि आपके काम से आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक मीडिया मतलब इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर इट। मतलब कि आप जो हेल्पलेस हैं उनकी आवाज़ को उठा सकते हैं, और जब उनकी आवाज़ को आप उठाते हैं तो जो मतलब ऑथराइज पर्सन होता है उन तक वो बात जाती है, वो खबर जाती है, खबर का इम्पैक्ट होता है और उसका सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे उत्तराखंड तक ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है, तो इसमें मैंने 4 साल काम किया यूपी तक। उत्तराखंड से यूपी तक नहीं, उत्तराखंड तक ये चैनल का नाम है, और यूपी तक भी चैनल का ही नाम है। तो इंडिया टुडे ग्रुप में कई सारे मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ तक भी है, उसके लिए भी करती हूँ, और दिल्ली तक भी है इनका, एमपी तक भी है। तो हर स्टेट के उन्होंने इस तरह से बनाए हुए हैं। तो मेरी जो खास जिम्मेदारी थी वो पहले उत्तराखंड तक और अभी यूपी तक भी दे दिया है। और तो मतलब प्रोफेशन में इसलिए मैंने आई थी कि कुछ ऐसा होगा कि मैं समाज सेवा कर पाऊँ। तो जब उत्तराखंड तक मैं काम कर रही थी तो कहने का मतलब ये मतलब है कि जिस इंटेंशन से और जिस थॉट के साथ मैंने ये कोर्स किया था, मैं आज वो मतलब फुलफिल कर पा रही हूँ। मैंने कई सारे, जैसे मैंने ऊपर भी कहा नीचे बच्चों को, कि भाई कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स मंगाई वहाँ की, वो की, मैंने उसको चलाया। सीएम जो है उनको मैंने टैग किया, है ना, क्योंकि डिजिटली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती हो जाती है। कई सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर बच्चे बारिश में पानी गिर रहा है, टिप टिप टिप, ना जर्जर हालत में थे, वो स्टोरीज की। तो वहाँ पे स्कूल ठीक हो गए। कई सारे ऐसे मतलब रोड थे जहाँ पर है ना खराब थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो ठीक हो गए। आज खबर चलती है, अगले दिन वहाँ पे काम शुरू हो जाता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे शोज़ वहाँ पर किए कि
एक साल कितना धमाल, जब जैसे ही 2022 के इलेक्शन थे, जब मैंने उत्तराखंड तक मैं ज्वाइन किया था, तो मुझे याद है जनवरी 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। तो एक साल कितना धमाल मैंने शुरू किया, तो मैंने वहाँ पे ऐसा किया कि जो जितने भी एमएलएस थे वहाँ के 70 के 70 विधायकों से मैंने पूछा कि आप आने वाले एक साल में क्या काम करेंगे। तो सबने एक एक कोई एक काम बताइए, मैं आप 10 नहीं कह रही हूँ, 15-20 नहीं कह रही, सिर्फ एक काम। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब पड़ा हुआ है। तो एक साल हो गया, उनको तो लगा ये चैनल वाले भूल जाएंगे, कौन सा एक साल बाद पूछने आ रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरा एक साल का वेट कर रही थी। मैं एक साल बाद फिर पहुंच गई। उनमें से एक विधानसभा अध्यक्ष भी है, उन्होंने वादा किया था सड़क बना देंगी, वो कोटद्वार में रहती हैं, सड़क बना देंगी। तो एक साल तक वहाँ सड़क नहीं बनी थी। और जैसे ही हमने अपना रिपोर्टर भेजा वहाँ पे कि मैंने कहा जाओ उनसे पूछ के आओ कि वो काम हुआ कि नहीं, तो उन्होंने कहा हमने कब कहा था कि हम ये काम करेंगे, मतलब हमने कब कहा। तो हमने वो वीडियो उनको दिखा दी, जो यूट्यूब लिंक होती है हमने दिखा दी। अब भाई रातों रात सड़क बन गई, रातों रात सड़क बन गई। तो सिर्फ पैसा ही सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। आप मान लीजिए अच्छा खासा कमा भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी लगेगी। तो आप इतने सारे कोर्सेज में से सिर्फ मीडिया का कोर्स क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ पैसा ही होता तो आप कुछ भी कर सकते थे, सिर्फ अगर पैसा ही कमाना होता, है ना। तो मीडिया में पैसा भी है, नेम है, फेम है, आपका सेटिस्फेक्शन है, सोशल वर्क है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है, मज़ा भी बहुत आता है। जब स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग, तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो मैं देखती हूँ बच्चों के माइंड में कि हमें किस फील्ड में करना है। मतलब मास को में भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, चाहे मैं इंटर्नशिप में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो उनके माइंड में भी एक यही डाउट रहता है कि क्या करें, एंकरिंग करें, रिपोर्टिंग करें, या फिर वीडियो एडिटिंग करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, क्या करें। तो हम पहले दिन या मीडिया के कोर्स के पहले दिन हम नहीं समझ सकते कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, या आपका किस में इंटरेस्ट है आपको नहीं अभी समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए सबसे, इवन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मास कॉम किया देहरादून से, फिर मैं नोएडा आ गई जॉब यहाँ पे काम करने के लिए। तो काम तो ऐसे मिलता नहीं है, पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो फिल्म सिटी है नोएडा में, ऐसे अकेले चली गई, देख रही हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। बच्चे हैं, मतलब कम एज में रहता है, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में क्लासिफाइड आता है, उसको देख रही हूँ कहीं इसमें वो आती है क्या। बिल्कुल इनोसेंट माइंड था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज से मैं 12-13 साल पहले की बात बता रही हूँ, कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने देहरादून में कॉलेज के दौरान एक 20 दिन की इंटर्नशिप की थी, होता है ना, तो करनी होती है। तो वहाँ पर संपादक जी थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, तो कोई चैनल बता दीजिए। तो उन्होंने एक मुझे चैनल बताया, चैनल 1 करके एक चैनल था। तो वहाँ पे वो संपादक जी उनके मित्र थे, तो मैंने उनसे जाके मिली और वहाँ पे इंटर्नशिप मैंने शुरू करी। सिर्फ मैंने 20 दिन वहाँ पर इंटर्नशिप की, और मुझे नहीं पता कि मेरा उसमें इंटरेस्ट क्या था क्या नहीं था। तो उन्होंने मुझे एंटरटेनमेंट जो डेस्क होती वहाँ पे रख दिया। शोज आते थे बॉलीवुड के, सीरियल्स के दिन में 2 शो जाते थे, उसका पूरा प्रोडक्शन वर्क करना, उसका स्क्रिप्टिंग पूरी करना, एंकर लिंक जो एंकर बोलता है वो भी लिखना, और एंकर के आने से पहले मेरे साथ एक सीनियर एंकर थी, तो उसके आने से पहले पूरा तैयार करके रखती थी। पूरा जो स्टिंग बनाना, सीरियल्स के जो कटिंग क्लिप्स होती हैं वो निकाल के रखना, शोज में चलाने होते हैं ना बीच बीच में, तो पूरा तैयार करके रखती थी। उसको जो बोलना है वो भी लिखती थी। तो हालांकि मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसमें फिर भी अच्छा कर रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे लगता था मेरा थोड़ा हार्ड न्यूज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन जब मैं हार्ड न्यूज़, कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ भी लिखने बैठी, तो मैं एक शब्द नहीं लिख पाई। पहले दिन एक शब्द नहीं लिख पाई। मुझे लगे मतलब मैं आसपास देख रही हूँ, करते कैसे होंगे ये लोग, कैसे लिखते होंगे। और फिर मतलब वहाँ पे फिर 20 दिन मैंने इंटर्नशिप की, और काम उन्होंने देखा अच्छा है, जो उन्होंने मुझे दिया था वो अच्छा कर रही थी, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी वहीं पर ही। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक ऑडिशन दे दीजिए। तो मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, उनका ठीक है। तो थोड़ी सी जो एंकर थी वो थोड़ी वो इनसिक्योर होगी, भाई मैं नहीं चाहती थी उसकी जॉब जाए, तो मैंने ही जॉब छोड़ दी, है ना।
क्योंकि उसका शो था तो मैंने कहा उससे करना चाहिए। तो एक्चुअली चैनल में होता है कि थोड़ा हाँ जूनियर कर रहा है तो उसको भी रख लो, होता है थोड़ा सा। फिर मैंने कहीं और इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ पे हो गया। तो स्टार्टिंग चैनल 1 से की, TV 100 से की, फिर उसके बाद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, फोकस हरियाणा न्यूज़ चैनल, न्यूज़ नेशन, दूरदर्शन, इंडिया टुडे, इन चैनल्स मैंने काम किया। तो मैं पहले जो बता रही थी कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो आप लोगों को रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों को करना क्या है ना? रहता है ना? तो इसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो भी ये आप कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो PCR वर्क हो, चाहे वो एंकरिंग का वर्क हो, चाहे आप रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एडिटिंग वगैरह भी प्रैक्टिस करते हैं ना, ग्राफिक, तो आपको आगे जाके भी ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपके पास अच्छा खासा स्टूडियो है। आप कहने को दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR के आप कॉलेजेस में ज़रा जाइए, इतने में उन्होंने 6 स्टूडियो बना रखे हैं। इतने में आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, आपके पास कैमरा है सामने ये, वरना इतना नहीं करते हैं। बस वहाँ पे डिग्री दे देनी है बच्चों को और बस कैमरे को बस एक बार टच करा दिया, कैमरा हो गया, कैमरे का कोर्स, उतना ज़्यादा नहीं सिखाते हैं। मतलब बच्चों को करना है मास कम्युनिकेशन, सिनेमाटोग्राफी सिखा रहे हैं। मतलब उनको जाना है मीडिया फील्ड में, आपको मीडिया में जाना है तो आपको न्यूज़ चैनल, ये PCR, मैं पहली बार मैंने मतलब किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा PCR देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही चैनल में होता है। आप किसी चैनल में जाएंगे आपको कुछ नया नहीं लगेगा। अच्छी बात यहाँ की ये है, ये प्रैक्टिस के लिए और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। तो इसको आप ना मतलब यूटिलाइज करिए, यूज़ करिए, सीखिए इससे। और कॉलेज एक ऐसी, मतलब आपका 3 साल ऐसे होते हैं, इनमें आप खूब गलतियाँ करिए, खूब सर मैम लोगों से आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, गलतियाँ करेंगे, कोई जज नहीं करेगा, है ना? तो आपको जहाँ जो डाउट लगता है ना पूछना, यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा। यहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं, आपको पूछना है और उनको बताना है, ठीक है? तो जब आप क्योंकि जॉब में आ जाएंगे ना तो वो आपको पैसे देंगे, तो फिर आप पूछ नहीं सकते हैं। उनको चाहिए कि जिनको काम आता है उनको ही रखेंगे। तो जो मैं कह रही थी कि डाउट क्लियर करने का कि आपको क्या करना है, इसके लिए आप सब कुछ करके देखिए, ये भी करिए, ये भी करिए, लिखिए भी। हो सकता है किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट हो, कोई कंटेंट राइटिंग अच्छा करता हो, कोई अच्छा बोलता हो, कोई अच्छा क्रिएटिव हो कुछ, मतलब एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या कोई कैमरा अच्छा करता हो। हम पहले दिन से नहीं कह सकते कि, आप टीचर भी नहीं पहले दिन से हम लोग नहीं बता सकते कि भाई आप लोग की कौन सा बच्चा किस में अच्छा है। आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने काम के सैंपल लाइए। जैसे एंकरिंग करते हैं तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और उसको देखिए, है ना? और एंकरिंग का चीज़ों का भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा मेन जो रहा है एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग रहा है। तो शुरुआत से ही मैं मतलब एंकरिंग और रिपोर्टिंग ही कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एंकरिंग करते हैं तो आपको एंकरिंग ही आनी चाहिए। मीडिया बहुत बदल चुका है आज की डेट में, आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे AI वगैरह टेक्नोलॉजीज कितनी बढ़ रही हैं। तो जो हो सकता है आज जो आप काम कर रहे हैं उसकी कल को नीड ही नहीं है कंपनी को। जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, अब चैनल्स में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें स्क्रिप्ट पेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, वॉइस ओवर आ जाता है। ऐसे ही एडिटिंग GFX में आपको कोई इमेज चाहिए, आपने वो सर्च किया, वो इमेज आ जाती है बनी हुई। तो कैमरे का मतलब जैसे मोजो जर्नलिज्म शुरू हो गया है ना, मोबाइल से ही अब शूट हो रहा है सारा। NDTV ने कैमरा बंद कर दिया, जो स्ट्रिंगर रिपोर्टर्स होते हैं स्पेशल, उसके लिए ही सब कैमरा रह गया है। तो अगर आप चैनल्स में कल को जाएंगे और आप ये अगर कहेंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ एंकर ही करूँगा, एंकरिंग ही करूँगा, तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको रिपोर्टिंग करनी भी आनी चाहिए, आपको डेस्क पे काम भी आनी चाहिए, प्रोडक्शन का वर्क भी आना चाहिए, आपको मोजो चलानी भी आनी चाहिए। तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैं आज एंकरिंग भी करती हूँ, रिपोर्टिंग भी करती हूँ, कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, डिजिटल का भी सारा काम आता है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, कैमरा भी चलाती हूँ। उत्तराखंड तक पर आपने जितने भी आप शूट्स देखेंगे,
जितने भी इंटरव्यूज और जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देखेंगे वो मेरी खुद की शूट की हुई है। 99.99%, एक आध कोई कुछ छोड़ के एक आध वीडियो को सारा मेरा है। एक मोजो किट होती है, आप उससे काम करते हैं, उससे आप थोड़ा और इंडिपेंडेंट काम कर लेते हैं, होता नहीं है क्विकली आप कहीं भी। इवन बड़े बड़े इंटरव्यूज तक मैंने मोजो से किए जहाँ प्रोटोकॉल होते हैं गवर्नर के, भाई या तो हम 3 कैमरे सही करेंगे, मैंने वहां भी कर दिया, सीएम का भी कर दिया। मतलब ये टाइम की डिमांड है, पहले नहीं था। आज से 10-12 साल पहले मुझे याद है कि यही सब कैमरा ये सब रहता था, लेकिन आज ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे चैनल्स ऐसा कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ छोटे चैनल तो कैमरा ही कर रहे हैं, बड़े चैनल्स आज जो है मोजो पर आ गए हैं। और सिर्फ कैमरा पर्सन के लिए नहीं है ये, रिपोर्टर के लिए बता रही हूँ। किसी को रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट अगर आए कल को, तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप लोग पहले अपना कन्फ्यूज़न दूर करें कि आपको करना क्या है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें खूब, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, तो दूसरी चीज़ भी करें। फिर आप जब इंटर्नशिप करेंगे ना, तब आपको और फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एकदम से नहीं आएगा, टाइम लगता है। एक तो ये आप क्लियर कीजिए, दूसरी बात वर्सेटाइल बनिए। मल्टीटास्किंग का ज़माना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे आगे, ठीक है। और जितना लिखने का शौक है उतना बोलने का भी शौक होना चाहिए, जितना बोलने का शौक है उतना लिखने का, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। और सेकंड ये है कि जैसे एंकरिंग की मैं बात करूं, एंकरिंग में क्या लगता है आपको, एंकरिंग में क्या करना पड़ता है? किसी का है एंकरिंग में इंटरेस्ट यहाँ पे? किसी का क्या लगता है आपको कि मतलब एंकरिंग में क्या करना पड़ता है, या आपको क्यों एंकर बनना है? Just you like to speak. लेकिन बोलना क्या है? हम गप्पे भी मारते हैं ना, बैठ के बात करते हैं, है ना। हम लोग तो गर्ल्स तो वैसे ही बहुत अच्छा बोलते हैं सभी। आपके पास, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, आप एंकरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एंकरिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं एंकरिंग कर रहे हैं, सामने आपके कैमरा है। एक तो होता है कि आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर होता है, कई बार आपने सीधा सीधा न्यूज़ पढ़ दिया, कई बार वो नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी, है ना, कि भारत ने पाकिस्तान की इन आर्मी कैंप पे जो है ब्लास्ट कर दिया या कुछ हो गया, है ना, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप ब्लैंक हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे। एंकरिंग में ये होता है कि आप जितनी भी खबर पढ़ रहे हैं ना, आपको सिर्फ पढ़नी नहीं होगी, आपको एक एक खबर को समझना होगा। आपको अपने आसपास, आपके देश में, आपके ज़िले में, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी यही समिट हुआ है ना, आपको सब पता होना चाहिए। आपको अपने बुंदेलखंड के बारे में पता हो, आपको यूपी के बारे में पता हो, यूपी में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपकी उसको जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो आप एंकरिंग नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है जो एंकर्स होती हैं वो सिर्फ क्या दिन भर टीपी पढ़ती रहती हैं? डिबेट शो होता है, टीपी नहीं होती है। एक एक सवाल आपको खुद से पूछना है। आपको जब तक टॉपिक की जो समझ नहीं होगी, आप सवाल पूछ नहीं पाएंगे, है ना। तो सिर्फ बोलने में इंटरेस्ट है, इस वजह से एंकरिंग मत करना, है ना। बोलने का काम आप आरजे बन सकते, बोलने के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एंकरिंग के लिए पर्टिकुलर मैं यही कहूँगी, क्योंकि वो मैं कर रही हूँ 10-12 साल हो रहे हैं। तो जो मुझे लगता है, जब आप कैमरे के सामने आते हैं, सबसे पहले तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका प्रेजेंटेशन होता है, और लोगों को लगता है कि अरे एंकरिंग के लिए तो बड़ा सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये हीरोइन वाला काम नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मैंने देखी हैं, आज वो कुछ नहीं कर रही हैं, आई मीडिया में चली गई वापस, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये है, और आपका एटीट्यूड। मैं वही कहूँगी कि पहले तो आप समझिए कि आपको करना क्या है। जैसे अगर एंकरिंग में इंटरेस्ट है, तो एंकरिंग में आप सिर्फ खबरों को पढ़िए मत, उनको समझिए, रटना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गेस्ट है, जैसे मान ली मेरी जगह कोई भी बैठा है, या कोई भी आपको उसका इंटरव्यू करना है। फॉर एग्जांपल एंकर इंटरव्यू भी करते हैं, रिपोर्टर भी करते हैं, दोनों के लिए बता रही हूँ। तो आपको उसके बारे में कुछ रटना नहीं है। मान लीजिए कोई एमएलए बैठा है या चीफ मिनिस्टर बैठा है मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कब चीफ मिनिस्टर बने थे, और तब से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या बड़े काम किए और क्या नहीं किए वो भी। और बहुत ज़्यादा ना भागना नहीं है, मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना क्लियर सुनाई देने चाहिए।
ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी जल्दी, कई बार होता है ना कि हम थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। और घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, और क्लैरिटी के साथ आप बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे से फोबिया होता है कई बच्चों को, मैंने, किसी को है कैमरा वाला फोबिया, डरते हो? कुछ नहीं है। मैं कैमरे को पता कैसे देखती हूँ, ये पूरा देश है मेरे लिए, सच में। जब आप इसमें बोल रहे हैं तो आप पूरे देश से बात कर रहे हैं, और शायद इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी बात को, अपने मैसेज को सीधा रख सकते हैं, है ना। तो आप ये समझिए कि आप जो है जनता से बात कर रहे हैं। जब मैं उत्तराखंड तक के लिए काम कर रही थी, तो जब मैं कुछ बोलती थी तो लोग भर भर के कमेंट्स करते थे, और कोई खबर का इम्पैक्ट होता था तो उसके लिए भी काफ़ी बधाई देते थे, मतलब तो लगता था कि हाँ आप सेटिस्फाई हैं। सिर्फ सैलरी से नहीं होता है, मतलब पर्सनली मुझे सिर्फ सैलरी से मन नहीं भरता, मुझे लगता है कि कुछ सेवा हो जाए तो अच्छा होता है। तो मेरे लिए ये पूरी उत्तराखंड की तब जनता थी। अब यूपी के लिए करूँगी तो मुझे लग रहा है कि अब वो मैं यूपी की जनता से बात करूँगी। जब नेशनल के लिए काम कर रही थी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में थी या डीडी में थी, तो मुझे लगता वो था। तो आप भी वैसे समझिए, इससे डरने की क्या ज़रूरत है। होता है, मेरे घर में भी सबको है कैमरा सब फोबिया, भी कहते हैं कैसे कर लेती हो, है ना। स्टेज फोबिया होता है किसी को, है ना, किसी को कैमरे से होता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको एंकरिंग करने के लिए आपके पास सेटअप है, आपको टेक्निकली चीज़ें समझनी है। वहाँ पे वो गोविंद जी बैठते हैं जहाँ पे, आई थिंक ये पीसीआर ये जो है, आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रैक्टिस, कैमरे के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह में होगा ही यहाँ पे सब कुछ सिखाने के लिए, उसमें प्रैक्टिस करिए और अपना ना वर्क सैंपल खुद देखिए। और आप जो चैनल होता है उसको देखिए, टीवी चैनल्स होते हैं उसकी थोड़ा एडिटिंग देखिए, एंकरिंग जैसे करनी आप उनकी एंकरिंग देखिए। आप देखेंगे कि कई बार उनको टीपी नहीं है, वो आपको लगता है लाइव लाइव बोलना होता है। लाइव में अगर आपने किसी का भी गलत नाम ले दिया, कोई मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का आपने कोई नाम गलत ले दिया, आपकी जॉब पर बात आ जाती है। और ऐसा हुआ भी था, एक लड़की की एंकर की जॉब चली गई थी। आपको बहुत बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत अलर्ट। आप एक शब्द, एक आंकड़ा, एक फिगर कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सबसे मजे की बात, वो जो टीपी होता है ना, टेलीप्रॉम्प्टर, कई बार कुछ ऐसे भी होता है, कई बार कि उसमें जो लिखने वाले होते हैं ना, कई बार कुछ बेवकूफ़ बैठ जाते हैं तो कुछ गलत भी लिख देते हैं, या उनसे बाय मिस्टेक कुछ एरर हो जाता है, कुछ का कुछ लिख देंगे। और अगर आपको खबर का पता नहीं है तो आप तो वही पढ़ दोगे, तो जिसने लिखा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप सामने दिख रहे हो ना, आप पे बात आएगी, माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। वो कहा जाएगा कि भाई आप तो एंकर हैं, आपको ये सेंस होना चाहिए कि खबर क्या थी, है ना। तो बोलने में इंटरेस्ट है तो बोलने की प्रैक्टिस करो। प्लस सबसे बेस्ट है मास कॉम के बच्चों के लिए मैं कहूँगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको अपने आसपास की खबरें पता लगेंगी और जो देश में चल रहा है वो पता लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि आज मान लीजिए आप नहीं पढ़ते हैं, तो आज कौन सा ईयर चल रहा है बच्चों का, अलग अलग। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है, आप आज से 2 साल बाद 3 साल बाद पढ़ते हैं, 1 साल बाद, तब से आप शुरू करेंगे तो जो अभी तक का था, मान लीजिए तब तक इलेक्शन खत्म हो चुके होंगे, यूपी के ही मान लीजिए, तो आपको उतना नहीं पता लगेगा कि यूपी में इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आप बाद में पढ़ रहे हैं। अभी से अप टू डेट रहेंगे तो कल को आप मान लीजिए किसी यूपी स्टेट के चैनल में ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे पिछला इलेक्शन का पूछ सकते हैं, कौन जीता था, सपा सीटें कम आई उनकी या ज़्यादा आई, आप बताइए, बीजेपी ने कितना गेन किया लॉस किया वो बताइए, है ना, कौन किसके साथ गठबंधन अलायंस करके लड़ा था, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले चुनाव में किसका किसका अलायंस था, आगे अभी जो है अभी कौन कौन अलायंस कर सकता है, सब कुछ। ये तो हो गया जैसे पॉलिटिकल बीट होती है उसका होता है। और यूपी का मैं इसलिए कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो रीजनल हो यूपी यूके वाले, चाहे वो नेशनल हो, जो यूपी की खबरें होती है 60 to 70% यूपी की होती है। आप नोटिस करना, आप आज तक लगा के देख लीजिए, आप TV9 लगा के देख लीजिए, इंडिया टीवी, आपको योगी दिखेंगे ज़्यादातर, है ना। तो स्कोप जो है यूपी के लिए, अगर खबरें आप से रूबरू रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे भी आपको वही सीखना है।
काम को मतलब काम ऐसा चुनिए जिसको करके मजा आए, क्योंकि आप पूरा जिंदगी ना काम नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे। अगर काम में आनंद आएगा ना तो आप कभी थकेंगे नहीं और बहुत इंजॉयमेंट से करेंगे। तो जैसे अब इलेक्शंस आते हैं, तो जब उत्तराखंड में इलेक्शन थे, मुझे याद है एक दिन में मैं 5-5 चौपाल कर रही हूँ, 3-4 जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का मेरा टाइम पैक। कई बार तो ऐसा हुआ रात को 2-2 ढाई बजे कैंडिडेट्स जो है अपना अपना प्रचार करके घर लौट रहे हैं, तब इंटरव्यू कर रही हूँ। पहले थोड़ा अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ था, सितंबर 2022 की बात है, और उसी के बाद इलेक्शन हुई वहाँ फरवरी में। तब विमेन सेफ्टी और विमेन अगेंस्ट क्राइम को लेके मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, मैंने लॉबी की हुई है थोड़ा सा, मुझे विमेन रिलेटेड क्राइम को लेके काम करने का इच्छा रहता है, तो एक NGO बनाया हुआ है मैंने साथ में। तो पर्सनल इंटरेस्ट भी आ रहा था, मतलब एक लड़की के साथ ऐसा हो गया वहाँ पर, उसका मर्डर कर दिया गया था वहाँ पर किसी नेता के बेटे ने। आज उस मामले में CBI जांच हो रही है, और ये वही रिपोर्टिंग और वही सारा प्रेशर का मीडिया का नतीजा है कि CM को यहाँ केंद्र सरकार यहाँ पे है ना, अमित शाह सबसे मिलना पड़ा कि आप CBI जांच करवा दीजिए, क्योंकि इतना प्रेशर बना मीडिया की तरफ से, है ना। इतनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, चाहे वो क्राइम जहाँ पे सीन हुआ था स्पॉट पे जाना, चीज़ें अगर एक्सक्लूसिव चीज़ें निकाली थी। अगर आप लोगों को केस अगर पढ़ा हुआ आपने, एक रिसोर्ट था जहाँ पर वो काम करती थी, है ना, तो उसके रूम पे बुलडोज़र चला दिया था। 2 बार बुलडोज़र आया था, किसी को नहीं पता था, जबकि वो एरिया ऐसा है वहाँ पे कुछ आ जा नहीं सकता, वो जंगल एरिया ना था, प्रतिबंधित क्षेत्र से कहते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं आ जा सकता। तो जो सेकंड टाइम आया था वो किसी को नहीं पता था, वो जो सेकंड टाइम आया था उसने जो क्राइम जहाँ पे उसका कमरा था उसको डिस्ट्रॉय किया पूरी तरह, तो वो मैंने एक्सपोज किया था, आज तक भी पड़ा हुआ है। तो ये होता है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें भी आती हैं। कई बार आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ आपको पॉलिटिकल करना है, क्राइम स्टोरी भी आ सकती है। कई सारे चैनल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ही रखते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, इन डेप्थ आपको जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस खबर पढ़ ली हो गया, बहुत बहुत उसमें मन लगाना पड़ता है आपको, है ना, और सब आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि मैंने कहा यूपी तो यूपी, मान लीजिए कोई उत्तराखंड का बैठा हुआ है या कोई गुजरात का मंत्री आपके साथ बैठा दिया, कभी नेशनल में तो कुछ भी हो सकता है ना, इलेक्शन तो हर स्टेट में होते हैं। अभी बिहार की हुई जैसे, तो बिहार का भी पता होना चाहिए अभी कौन जीता, कौन कौन लड़ रहा था, कौन फुस हो गया, सब पता होना चाहिए आपको। तो ये है कि नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पैशन है तभी आइएगा, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि सिर्फ चमकने के लिए ही सिर्फ है, तो नहीं, पैशन है तभी आइएगा। कई बार लोगों को लगता है कि यार एंकरिंग क्या है, बस ऐसे कोट पहनना है, मेकअप करना है, बोलना है, हो जाएगा। ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है, कोसों दूर है। ऐसे हमें भी लगता था ऐसे होता होगा। जब एक बार पहली बार ऑडिशन दिया, ऐसे ऐसे में इतना गंदा बॉडी लैंग्वेज, मुझे खुद पसंद नहीं आया। टीपी थी, मैं मतलब लेफ्ट टू राइट प्रॉपर, मेरे आई बॉल्स ना लेफ्ट टू राइट हो रहे थे। जो आपके आई बॉल्स होते हैं, आप रीड करते हैं ना, तो लाइन ऐसी ऐसी होती है ना, तो लेफ्ट टू राइट ऐसा, तो आई बॉल भी ऐसे ऐसे हो रहे थे, जबकि उसमें आपको बिल्कुल सेंटर में देखना होता है। क्योंकि जब आप कैमरे में बैठे हैं, आपका इतना मान लीजिए क्लोज फ्रेम है और आप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं पब्लिक को, स्क्रीन पे मान लीजिए टीवी लगी है, अब वो मान लीजिए एग्जाम्पल वो अगर नोटिस करेंगे कि आपके आई बॉल्स लेफ्ट टू राइट प्रॉपर ऐसे हो रहे हैं, कितना मतलब अनकम्फर्ट लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद को देखना पड़ेगा, बार बार देखिए खुद को, जब तक परफेक्ट ना आ जाए ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, करते रहिए। हैंड बहुत ज़्यादा शोल्डर मूवमेंट मत करिए, शोल्डर और फेस को ना बिल्कुल फिक्स रखिए, कोशिश करिए। थोड़ा बहुत मूवमेंट करना भी है तो हैंड का कर सकते हो, वो भी ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, है बहुत हल्का फुल्का। और जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़ी एंकरिंग की बात होगी। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग में भी आपका जो माइक होता है बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। कई बार होता है कि जब नए नए करते हैं तो इवन कई बार नए नए जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका हो जाता है, आप तो बच्चे हैं, जहाँ है ना उन्हें हाथ जहाँ ले जाना है तो वहाँ पर उनका माइक जा रहा है, तो इससे क्या होता है आपकी ऑडियो ब्रेक होती है। माइक को आपको यहीं रखना है,
थोड़ा हवा नहीं होना चाहिए, तो माइक को स्टेबल आप रखिए। एक हाथ से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अगर इसमें पकड़ा हुआ है तो आप इससे कर सकते हैं मूवमेंट, अगर कुछ करना है तो। चैलेंजेस बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत आई है वहाँ पे, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरा पर्सन, जर्नलिस्ट, आपको उन सब के बीच में से अपने आप को बेहतर बनाना होता है। बेहतर बनाना होता है, वो आसान नहीं होता, उसके लिए आपको जी जान से लगना पड़ता है। आप ये सोचेंगे कि 9 to 5 की जॉब है, वो नहीं है, और आप कोई मोबाइल अपना ऑफ नहीं रख सकते, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी घटना घटित हो जाए, आपको नहीं पता। अगर आप रिपोर्टर हैं तो बिल्कुल नहीं। अभी जैसे यहाँ पर मैं 4 साल से एंकरिंग और रिपोर्टिंग ही कर रही थी, उत्तराखंड तक और यूपी तक में, और अभी मैंने इसी महीने रिज़ाइन दिया है और मैं दूसरे चैनल को ज्वाइन करने जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ से। वहाँ पर मैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर ज्वाइन करी हूँ, और ख़ासकर मेरा वहाँ पे जो स्पेशल स्टोरीज़ होती हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ होती हैं वो करना है। अब मैंने कहा ना, मुझे अब समझ में आ रहा है मैं किस लिए बनी हूँ। मैंने पिछले 8 साल पहले, मतलब अभी तक मैंने एंकरिंग की, लेकिन 4 साल मैंने ज़्यादा टाइम ग्राउंड पर दिया, तो पूरे ऑफिस ने उसे सराहा, मेरा अवार्ड तक के लिए नॉमिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो लगा कि ये ज़्यादा मैं बेहतर कर पा रही हूँ। तो जब आपको समझ में आ जाए कि आप किस चीज़ में बेहतर हो, फिर आप वो करिए। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे कोई नहीं है मेरा मीडिया में, तो खुद से जितना समझ में आता गया मैं करती गई। गलतियाँ कुछ हैं वो मत करना, आप लोगों के सवाल में ले लूँगी, टाइम भी हो रहा है। गलतियाँ बस ये मत करना, क्योंकि जो चैनल्स होते हैं, हर तरह के चैनल्स आपको मिलेंगे बाहर, तो आप चैनल्स को चुनने में थोड़ी सी समझदारी करना। मैंने देखा कि छोटे चैनल्स में लोग कम एक्सपीरियंस वाले मिलते हैं, वो गलतियां बहुत करते हैं। जो आपके आसपास काम कर रहे होंगे तो आप सीखेंगे भी गलत ही। जब उनको खुद ही स्क्रिप्टिंग नहीं आएगी या रन डाउन बनाना, स्क्रिप्टिंग करनी नहीं आएगी, टीपी में जो लिखा होता है वो भी लिखना होता है, तो आप क्या अच्छा करेंगे? जब आप गलत देखेंगे तो गलत ही सीखेंगे। तो कोशिश करना जितने भी टॉप 5-10 जो चैनल्स होते हैं उनमें से किसी ना किसी को जाके वहाँ पे इंटर्नशिप करना। उसमें फ़ायदे की बात ये होती है कि इंटर्नशिप के बाद वहीं पर ही इन हाउस प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं। और इवन जो संस्थान है नोएडा में, वो उनका मैंने प्रेफरेंस देखा है, आते हैं बच्चे, उन्हीं में से ही वो हायर कर लेते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद अब पता चला छोटे चैनल्स में आपने कर ली कहीं भी, और उसके बाद आप जॉब के लिए फिर कहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिसको पैशन है उनके लिए बहुत अच्छा करियर है इसमें। और मल्टीटास्किंग ज़रूर बनिए। एंकरिंग सीख रहे हैं तो साथ में रिपोर्टिंग और कंटेंट राइटिंग मस्ट, और थोड़ा मोजो हैंडलिंग, तभी आप परफेक्ट पैकेज है। जैसे एक्टर होते हैं ना, तो वो एक्टिंग के साथ साथ डांस भी सीखते हैं, कई बार डांस भी करना पड़ जाता है ना एक्टिंग, वही है। आपको कंबाइन, मतलब एक पूरा पैकेज होना चाहिए, फुल पैकेज, चलता फिरता प्रोडक्शन हाउस। सच में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यही चीज़ें आपको पहचान दिलाएंगे। तो आप ये मत सोचिए आगे कैसे क्या होगा, आप बस शिद्दत से लगे रहिए। गाइड करने के लिए मैम है ही। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह यूनिवर्सिटी में कि मैं देख रही हूँ हर कोर्स के लिए प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, मतलब प्रैक्टिकल आप करवाते हैं यहाँ पर। इतना प्रैक्टिकल हमारे कॉलेज में भी नहीं होता था, मुझे याद है 12 साल पहले इतना प्रैक्टिकल हमें नहीं कराया। देन एंड नाउ obviously there are lots of changes I have seen in 12 years, है ना। I'll talk about my journey when I started since 2013 when I passed out from गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तब और आज जो मेन चेंजेस, मतलब जो मैंने फेस किए हैं और जो मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ, वो ये है कि जो मैं पहले भी बता भी चुकी हूँ, वो ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और मैन पावर कम होती जा रही है। आज आप मान लीजिए एंकरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक एंकरिंग की रिक्वायरमेंट ही ना हो चैनल को, एआई एंकर। इवन कुछ चैनल्स ने इसको स्टार्ट भी कर दिया है ना। तभी मुझे अब लग रहा है कि रिपोर्टिंग में ज़्यादा अच्छा करियर है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एंकरिंग ख़त्म ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डिबेट के लिए तो एंकर चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 8-10 साल कम से कम काम करना होता है। और जो चेंजेस यही हैं कि आप मल्टीटास्किंग में क्यों कह रही थी, यही तो चेंज हुआ। पहले कैमरा पर्सन सिर्फ कैमरा करता था, एंकर सिर्फ एंकरिंग करता था।
अभी मान लीजिए किसी चैनल का यूट्यूब चैनल है तो वो कोशिश ये करते हैं कि जो वीडियो एडिटर है उसको कैमरा भी चलाना आता हो, क्योंकि उनके पास हो सकता है उन्हें दिन में एक ही शूट करना हो, उसके लिए वो एक हायरिंग नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि यही है ना आ जाए, 2 in 1 काम हो जाए। जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको आती हो, है ना। तो वही जो मैं पहले कह रही थी वही अभी कह रही हूँ कि जो चेंजेस में भी यही हुआ है कि टेक्नोलॉजीज बहुत इंप्रूव कर रही हैं। हमें नहीं पता आने वाले समय में चैनल्स के अंदर या कंपनीज के अंदर काम को लेके रोबोट्स आ रहे हैं। अभी एआई समिट हुआ है, कितना ज़्यादा मतलब वर्ल्ड वाइड देखिए कि कितना ज़्यादा ये सब चीज़ें मतलब पे फोकस हो रहा है। इट मीन्स कि वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपको स्क्रिप्टिंग आज लिखने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी ये वो सब आ चुका है, वॉइस ओवर के लिए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इवन हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम हमारे चैनल्स में उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि अब आपको वीओ नहीं करना है, इससे करिए। आपको ग्राफिक एडिटिंग में इमेजेस वगैरह, मतलब हम गूगल से फोटोज सर्च करते हैं ना, कुछ एडिटिंग में लगानी है किसी पैकेज में, तो हम उससे सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर से सर्च करते हैं एडिटर्स आज। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब का ऐसे ही हो गया है। कैमरे का बताया, जितने भी स्ट्रिंगर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, पहले एक एक कैमरा पर्सन रखते थे, अब नहीं रखते हैं, अब खुद हैंडल कर रहे हैं। तो चेंजेस यही आए हैं कि आपको टाइम के साथ साथ आप अब मतलब ऑलराउंडर होना पड़ेगा, है ना। और अगर आप ये नहीं है तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और कोई सवाल? जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपका सवाल ये है कि जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उससे रिलेटेड जानकारियाँ कैसे आए। तो देखिए मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही बताती हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रही थी उत्तराखंड के, तो मैं उनका हर साल करती हूँ कि एक साल में आपने क्या काम किया, मैं हर साल पहुँच जाती हूँ। बड़े अच्छे से आधा पौना घंटे हम लोग बात करते हैं और बड़े अच्छे शिद्दत से बताते हैं वो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कुछ जानने के लिए उसमें पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर उत्तराखंड स्टेट को देख रही हूँ या कोई भी स्टेट को आप देख रहे हो मान लीजिए कल को, तो आप उस स्टेट को ना घोल के पी जाइए। कहते हैं ना बिल्कुल सब पता होना चाहिए आपको, इतना उत्तराखंडी को बताना हो जितना आपको पता हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई भी हो, सीएम नहीं, कोई भी हो, मान लीजिए किसी भी फील्ड का हो, आपको उसके बारे में थोड़ा तो सर्च करना पड़ेगा पहले। और अगर आप उसी स्टेट के जैसे चैनल में काम कर ही रहे हैं तो डे टू डे आपको पता ही रहता है कि जैसे सीएम है वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जब जैसे कि इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें क्या क्या काम, जो वादे उन्होंने लिखे थे वो क्या थे, तो आप उसको देखिए। आप मेरा इंटरव्यू देखना सीएम वाला, मैं घोषणा पत्र लेके बैठी हूँ ठीक 1 साल बाद कि भाई आपने ये काम किए, तो युवाओं को रोजगार दिया नहीं दिया, है ना। तो सारे काम मैंने एक एक का जवाब उन्होंने दिया। तो रिसर्च करने के लिए प्रैक्टिकल जैसे सबका अपना अलग अलग होता है, तो उस पर्सन के बारे में, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, वो आपको गूगल पर आसानी से हालांकि मिल जाती है। कोई सीएम वगैरह के बारे में आपको मिल ही जाएगा। आप योगी आदित्यनाथ के बारे में सर्च करेंगे विकिपीडिया पे, आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं है तो आप उसके बारे में एक कोई बुक होगी योगी आदित्यनाथ की, कई राइटर्स जिन्होंने लिखी हुई हैं, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, तो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगी। कुछ नहीं है तो उनके जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको बता देते हैं, है ना। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड, आपने कहा जो स्क्रिप्टिंग में कैसे फैक्ट्स वगैरह, देखिए स्क्रिप्टिंग में ऐसा होता है कि जब आप कोई स्क्रिप्ट को लिखते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऑफिस के अंदर यानी कि जो डेस्क पे होते हैं आप तब लिखते हैं। सेकंड, जो स्क्रिप्ट आप भेजते हैं वो रिपोर्टर भेजते हैं जो फील्ड में होते हैं। मैं दोनों का बता देती हूँ। जब आप डेस्क पर होते हैं तो आपके पास एक बेसिक जो इन्फो होती है, वो जो स्ट्रिंगर होता है, मतलब रिपोर्टर ग्राउंड पे होता है, वो आपको भेज ही देता है कि हमारे ज़िले में आज ये होगा, ठीक है। अब उसको आप मॉडिफाई करके लिखते हैं। अब जो आप उसको रीराइट कर रहे हैं तो आप उसमें अपना सेंस भी लगाते हैं कि अब मान लीजिए कोई इमोशनल स्टोरी है। अब जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के जोशी मठ में बहुत सारा वहाँ पे मतलब आपदा सी आती रहती है वहाँ पर, है ना, भूस्खलन होता है, लोगों के घर उजड़ गए थे, घर, तो बहुत इमोशनल स्टोरी है। तो आपको अपने शब्दों में उसको परोना पड़ता है सुंदर तरीके से। रिपोर्टर आपको ऐसे कचरा भेज देगा, सिर्फ इन्फो भेजेगा वो,
कि जोशीमठ में भूस्खलन हो गया, 150 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बस हो गया रिपोर्ट, ये अपना नाम रिपोर्ट बाई फला फला, ठीक है, जोशीमठ। कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ये मान 2 लाइन की खबर भेजते हैं, 2 लाइन की कई बार। अब उसको आपको 5 मिनट का पैकेज बनाना है। उसमें आप क्या करेंगे, बाइट्स मंगाएंगे। बाइट्स से क्या होगा, जो वहाँ पे एक्चुअल चल रहा है, जो वहाँ के जो विक्टिम्स हैं वो आपको एक्चुअल सिचुएशन बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद जो वहाँ का मतलब ऑथराइज्ड जो पर्सन होगा, आप उसकी बाइट मंगाएंगे, तो वो बताएगा कि उस पर उन्होंने क्या काम किया है। पैकेज शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट पैकेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरी लिखनी है तो पहले ग्राउंड पे क्या हो रहा है, 5W1H आप पढ़ते हैं ना, वही इम्प्लीमेंट करना है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो उसके लिए कब क्या क्या हुआ वो अधिकारी बताएगा, जो विक्टिम है वो बताएंगे, और अधिकारी वाली बाइट आपको लास्ट में लगानी है कि हाँ, और उसमें अपडेट क्या है, मतलब फाइनल एक आपको एक मतलब फाइनल व्यू जो देना होता है कि क्लोजअप कि भाई अब क्या हो रहा है, उसमें सीएम क्या कर रहे हैं, इसमें फला फला नहीं, ये भी एक्शन लिया, वो एक्शन। मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी का पार्ट छोड़ दिया। हमने सिर्फ अगर विक्टिम का बता दिया तो कल को मान लीजिए सीएम आपकी खबर देख रहे हैं या फिर कोई अधिकारी या पुलिस वाले देख रहे होंगे, इन्होंने हमारा पार्ट तो लगाया नहीं, हम भी इसमें काम कर रहे थे। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सोल्यूशन भी हो रहा होगा ना कुछ, और अगर नहीं हो रहा है तो वो भी बताइए। कई बार होता नहीं हो रहा है तो आप कंसर्न पर्सन से बात कीजिए, अपना रिपोर्टर जो भी होता है, सब चैनल के होते हैं रिपोर्टर्स, अगर वो जवाब नहीं देते हो तो आप बोल सकते हैं कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। आप एग्जैक्ट वही लिखिए। तो फैक्ट्स जो है ग्राउंड से ही आते हैं असली में। और सेकंड, रिपोर्टिंग से जो आप स्क्रिप्ट करते हैं, जो भेजना होता है आपको ऑफिस में, मान लीजिए फील्ड में है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आपने कोई खबर को ग्राउंड रिपोर्ट की, वहाँ पर जाके आपने एक वॉक थ्रू किया, पीटीसी दी, वहाँ पे वॉक थ्रू किया, और उसके बाद आपको सब कुछ आपको भेजना होता है चैनल को। तो हम क्या करते हैं कि सब कुछ सब वो भेजते ही हैं, प्लस उसमें स्क्रिप्ट साथ में लिखते हैं। उसमें आपने जो जो किया है, मान लीजिए किसी का आपने इंटरव्यू किया है तो आप लिखेंगे फला का इंटरव्यू है, नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन का इंटरव्यू, जो जो सवाल आपने पूछे हैं सवाल, और मोटा मोटा जो उन्होंने बोला है, मोटा मोटा मेन लाइन, है ना, ताकि किसी को वेबसाइट में लगाना हो तो लगा सकता है, या फिर किसी को सीधा चलाना हो तो इन आउट लगा ही लेंगे। एक तो वो हो जाएगा। ये तो हो गया इंटरव्यू से ऐसा होता है। अगर आपको कोई खबर करनी है तो खबर के बारे में, जैसे मैंने जोशीमठ का एग्जांपल दिया, तो आप लिखिए कि जोशीमठ में ये हुआ। आप वहाँ पे ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे 3 या 4 दिन से हफ्ते भर से लगातार जो है भूस्खलन हो रहा है, ये काम चल रहा है, फला अधिकारी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और सर्वे की टीम आई, ये आया, लोगों का ये कहना है। आपको सब कुछ लिखना है उसमें और भेज दीजिए, दैट्स इट। और आज भी आप नोएडा में दिल्ली एनसीआर के इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे आपको इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, सच में नहीं है। और ये पीसीआर जो है चैनल्स में ऐसे ही होता है, क्यों गोविंद जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो बुंदेलखंड में इतनी मतलब इतनी अच्छी संस्थान में सारा कुछ इक्विपमेंट है, सब कुछ है, और इसका आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप मौका खो रहे हैं, है ना, बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं कि आए बस 2-4 घंटे चले गए, ऐसे मत कीजिए। आइए, काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसका यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा और आप फिर रिग्रेट करेंगे, भाई हम सवाल पूछ सकते थे सर लोग से, हमने पूछा नहीं मैम लोग से, हम प्रैक्टिस कर सकते थे। पता चला 3 साल के बाद, कोर्स के बाद आप चैनल्स में जाएंगे ना, स्टूडियो में एंट्री करने के लिए आपको मतलब नहीं कोई जाने देता है, आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे? आपको स्टूडियो ये बना हुआ है क्रोमा सेट, आप यहाँ प्रैक्टिस कर लो। आपको ऑलरेडी वहां पे एंकरिंग चल रही होगी, और दूसरी बात, कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपके पास, कोई नहीं सिखाता है। आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मैम आपके पास 5 मिनट है, मेरा स्क्रिप्ट देख लेंगे प्लीज, ये हाल होता है। मैं पत्रकार सरिता तिवारी, आज मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आई और यहाँ पर जो ललित कला संस्थान का जो व्याख्यान माला श्रृंखला कार्यक्रम है, इस कड़ी में आज मुझे आमंत्रित यहाँ पर किया गया और मीडिया के बारे में मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो बच्चों के साथ यहाँ पर साझा किया। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, इनका जो फोकस रहता है वो ज़्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल कराने में रहता है। यहाँ पर मैंने देखा कि कोर्सेज़ कई सारे 90 से ज़्यादा यहाँ पर कोर्सेज़ हैं और हर कोर्स के अंदर
हर डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं वो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं। हमने हाल ही में देखा जो बीएफए डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो कोर्स है फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं वहाँ पर अभी जबलपुर में वो जाते हैं, वहाँ पर पेंटिंग्स में उभारते हैं जो एक्चुअली उन्होंने देखा वहाँ पर, चाहे वहाँ के किले हैं, मंदिर हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो वहाँ पर जेल थी, कारागार था, वो उन्होंने वहाँ पर देखा, जेल के कैदियों से तक मिले, जेल का खाना तक वहाँ पर खाया। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ही देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, देश ही नहीं हमारे बुंदेलखंड का कह सकते हैं ये गौरव है। और हमारे बुंदेलखंड में, मैं खुद बुंदेलखंड झांसी से ही हूँ, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित यहाँ पर आकर महसूस हुआ कि मैं यहाँ पर आई अपने जन्मभूमि के क्षेत्र में। और इस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस रहता है जो कि आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए करियर में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स का क्षेत्र हो। यहाँ पर जैसे कई सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो MBA है, BA है, MA है, मास कम्युनिकेशन है, BFA है, तो इस तरह से कई सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। और आप यहाँ पर आते हैं तो बेहतरीन आप शिक्षा तो हासिल करते ही करते हैं, साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिकल अनुभव यहाँ पर लेते हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ख़ासकर जो मास कॉम के बच्चे हैं, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ, तो मैं मास कॉम के बच्चों के लिए संदेश देना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर बेहतरीन एक्सपोजर है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सीखने के लिए बहुत बड़ी स्टूडियो यहाँ पर मिलेगी। मैं स्टूडियो में यहाँ पर बैठी हूँ और मैं अपने सामने यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी बड़ी स्टूडियो है, PCR है, कैमरा है, टेलीप्रॉम्प्टर है, सब कुछ है। वो जो कुछ बच्चों को आने वाले समय में यानी कि चैनल्स में जाकर काम करना है उस सब को वो यहाँ पर पहले सीख सकते हैं बेझिझक। तो ये सबसे खास बात मुझे आज यहाँ पर आकर लगी और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। सभी जो यहाँ पर आदरणीय प्रोफेसर हैं या फिर तमाम जो परीक्षा नियंत्रक हैं, वित्त अधिकारी सर हैं, सबसे हमने आज यहाँ पर मुलाकात की और सबका कह सकते हैं बहुत गंभीरता से सब जो मुझे लगा कि बच्चों के करियर को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनके लिए जो है पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है आगे बढ़ें और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है और यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ के जो VC सर हैं, कुलपति सर हैं, प्रोफेसर मुकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, वो भी बहुत अच्छा एक पार्ट यहाँ पर था। और इस यूनिवर्सिटी की मैं खासियतों की यहाँ पर बात करूँ तो जब से VC सर आए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर किए हैं, काफ़ी ऊंचाइयाँ ये विश्वविद्यालय छू रहा है। A++ कैटेगरी में यहाँ पर आ चुका है। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बच्चों को जो शिक्षा यहाँ पर दी जाती है उसमें और ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर यहाँ पर फोकस किया जाता है और जो कोर्सेज़ हैं मैं देख रही हूँ वो भी और ज़्यादा यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो बुंदेलखंड के अंदर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी होना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना देखती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। तो अगर आप बुंदेलखंड में रहते हैं और आपको अच्छी शिक्षा लेनी है तो आपको अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर रहकर इस यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं और इस पूरे काम में जो सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पर जो VC सर हैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर तमाम जो शिक्षकगण हैं वो काम कर रहे हैं और बेहतरीन यहाँ पर बच्चों के भविष्य को संवारने को लेकर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।